हेलो बच्चों। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए पार्टिसिपेंट्स के लिए तो कौन कौन सर भी जुड़े हैं। ट्रिपल टू है, ठीक है चलिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। नोट कर दीजिए। देखिए हम लोग एक टॉपिक देख रहे थे, सॉल्यूशन। एक टॉपिक देख रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन वाला जो टर्म था, उन सब चीजों को हम देख लिए थे। मोलालिटी, मोलारिटी, ये सब चीज जो था, इसको हम लोग देख चुके थे। इन सब चीजों को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या शुरू करने वाले हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले हम सॉल्यूशन का टाइप देखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम पहले देख चुके हैं। तो यहां पे जो भी हम लोग देखेंगे वो सब डाइल्यूट सॉल्यूशन को देखेंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे या जब भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, जब हम सॉल्यूशन बोले, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, पतले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और एक चीज याद रखेंगे आप सब लोग, जो लोग भी जुड़े हैं, ठीक है, आज चूंकि पहला दिन है, कम लोग जुड़े हैं, तो जिनको भी अगर कुछ पूछने की जरूरत हो, ठीक है, तो आप मैसेज लिखेंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे, मैसेज लिखेंगे, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अनम्यूट करने के बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। किसका पढ़ना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का। डाइल्यूट किसको कहते हैं ये आप सबको पता है। वैसा सॉल्यूशन जैसे चीनी का शरबत अगर बना रहे थे तो कम चीनी लिए और पानी ज्यादा लिए तो उसको क्या कह देंगे? डाइल्यूट। अगर चीनी बहुत ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन को हम लोग फिर से बांटे तो सॉल्यूशन को देखो, एक जो हम लोग को यहां पे मेनली पढ़ना है, वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन होगा, सर बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे किसको? तो देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। मात्र एक सॉल्यूट और मात्र एक सॉल्वेंट हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उसको क्या कहेंगे? बाइनरी। जैसे अगर हम ऐसा किए हैं कि पानी लिए हैं और इसमें हमने क्या किया है? ग्लूकोज मिलाया है, C6H12O6। मात्र एक सॉल्यूट है, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। मात्र एक ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बाइनरी। जब कभी एक सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, याद रखेंगे, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जब कभी मात्र एक सॉल्यूट अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा? ट्राइनरी। ट्राइनरी सॉल्यूशन। अब ट्राइनरी नाम से क्लियर है, ट्राई बोले तो तीन। यहां पे क्या होंगे? एक से अधिक सॉल्यूट होंगे। ट्राइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो एक से अधिक सॉल्यूट होंगे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन।
अब जैसे हमने क्या किया कि ऊपर वाला तो था ही, थोड़ा सा इसमें हम लोग और नींबू मिला दिए। शरबत जब आप बनाते हैं तो क्या है, चीनी है, पानी है, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, नींबू मिला देते हैं। तो नींबू अगर आप मिला दिए तो उसमें अब तीन चीज हो गए, पानी हो गया, चीनी हो गया और लेमन हो गया। पानी, चीनी, लेमन। क्लियर? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ट्राइनरी। अब ट्राइनरी का डिफिनीशन क्या होगा, याद रखना जो पानी था, पानी आज भी ये सॉल्वेंट है। जो सबसे अधिक रहे, अब तीन सॉल्यूशन है तो सबसे अधिक रहे वो सॉल्वेंट है, और बाकी दो जो कम कम थे, जैसे चीनी था और नींबू था, ये दोनों को हम लोग क्या कह देंगे, सॉल्यूट कह देंगे। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। क्लियर है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? और याद रखना कि सॉल्वेंट हमेशा एक ठो होगा। अगर हम बात करें और बढ़े आगे, टेट्रानरी, टेट्रानरी, टेट्रानरी सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें नाम से क्लियर है, चार चीज होंगे, 1 2 3 4। पेंटानरी की बात करें तो 5 होंगे। अब टेट्रानरी में क्या होगा कि फिर से मैं आपको बता दूं कि एक ठो जो सबसे अधिक होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, जो सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और बाकी जो कम कम तीन ठो है इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। तो अगर कोई बाइनरी का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो हम लोग कहेंगे कि जिसमें एक सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसको क्या कह देंगे, बाइनरी। ट्राइनरी का कोई डिफिनेशन पूछे तो हम कहेंगे जिसमें दो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्राइनरी। टेट्रानरी किसको कहेंगे, जिसमें तीन सॉल्यूट प्रेजेंट हो, क्योंकि एक तो क्लियर है कि सॉल्वेंट एक होगा ही। अब इन सब को, इसके अलावा पेंटानरी भी हो सकता था, इसको हम लोग कहते हैं पोलिनरी सॉल्यूशन। पोलिनरी सॉल्यूशन, जहां एक से अधिक सॉल्यूट होने लगे, जब कभी एक से अधिक सॉल्यूट कहीं पे नजर आने लगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पोलिनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? एक सॉल्यूट जब तक प्रेजेंट है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी। तो याद रखना कि क्लास 12 में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। कैसा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो वैसा सॉल्यूट जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूट और एक क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर? पोलिनरी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन का। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। डन? चलिए अब एक हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन अभी आपको नहीं दिया गया है, टेक्स्ट कीजिए, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा, या हैंड रेज भी आप कर सकते हैं। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए अब देखो हम लोग सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो तरह के इसके प्रॉपर्टीज जो होंगे, इसके गुण जो होंगे वो कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। प्रॉपर्टीज कितने तरह के होंगे, दो तरह के। एक कहेंगे एक को नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरा कहलाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, नॉन कोलिगेटिव
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो होगा वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा जो होगा क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव और नॉन कोलिगेटिव किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखो, वैसा प्रॉपर्टीज जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसको हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब जो नंबर पे डिपेंड करे। और नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड न करे। जैसे एक एग्जांपल ला रहे हैं, आप स्कूल में हो, अब स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, कहीं पे 10 स्टूडेंट हैं और कहीं पे हजारों स्टूडेंट हैं, दोनों की सैलरी क्या होगी? सेम। क्लियर है? लेकिन अगर एक प्राइवेट ट्यूशन की बात करें तो वहां पे जो ट्यूटर हैं उनका इनकम किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा तो उनका इनकम भी क्या चीज? ज्यादा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम तो उनका इनकम भी क्या होगा? कम। तो देखो, जब कभी नंबर पे अगर प्रॉपर्टीज डिपेंड करने लगे तो उसको हम लोग कहेंगे कोलिगेटिव। मतलब जो ट्यूटर हैं उनका जो इनकम है वो कोलिगेटिव इनकम। कोलिगेटिव कहने का मतलब नंबर ज्यादा तो इनकम भी क्या चीज? ज्यादा। नंबर कम तो इनकम भी क्या होगा? कम। क्लियर है? लेकिन स्कूल वाले में क्या है? नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, नॉन कोलिगेटिव इनकम है, नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोलिगेटिव और नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड करे। वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड नहीं करे। अब देखो, नॉन कोलिगेटिव की आप बात करो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितने भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, रेसिस्टेंस वगैरह हो गए, ये सब भी नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नंबर पर डिपेंड नहीं करते। क्लियर है? लेकिन अगर आप कोलिगेटिव में आना चाहोगे तो आपको 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सबसे पहले जो फर्स्ट है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो ये नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कैसा प्रॉपर्टीज है? नॉन कोलिगेटिव। लेकिन यही अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, एलिवेशन बोले तो बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है इसकी बात करें, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो आप, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिमिलरली वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर को भी हम लोग डिटेल देखेंगे। वेपर प्रेशर की अगर आप बात करो, तो वेपर प्रेशर नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर के कम होने की बात करें, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, वो कैसा प्रॉपर्टीज है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कितने तरह के बताए? दो तरह के। कौन कौन? नॉन कोलिगेटिव। नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज है जो नंबर पर डिपेंड नहीं करता। वैसा प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, कॉल्ड नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? वैसा प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, मतलब सॉल्यूट का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो प्रॉपर्टीज क्या होगा? ज्यादा। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? कम। क्लियर है? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्टिकल, जितना भी प्रॉपर्टीज हैं, वेपर प्रेशर, ये सब कैसे प्रॉपर्टीज हैं? नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बाबू, एक चीज अक्सर आप कंफ्यूज करते हो, क्वेश्चन देगा विच वन इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और आप तो कहोगे अच्छा वेपर प्रेशर तो था, लेकिन वेपर प्रेशर सिर्फ लिखा रहे तो वेपर प्रेशर एग्जांपल है नॉन कोलिगेटिव का। अगर वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा रहे तो वो कैसा होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट लिखा रहे तो नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, अगर ये सब चीज लिखा हुआ है तो ये एग्जांपल है किसका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं? डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं? तो आप लिखोगे इसका जवाब कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज हैं जो कंसंट्रेशन पर निर्भर करते हैं, अर्थात कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद ये प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगे और कंसंट्रेशन घटाने के बाद क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। कंसंट्रेशन का हिंदी अगर जानना चाहते हो तो सांद्रता होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज which depends upon concentration of solute। आगे है था क्वेश्चन कि सर डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करता है? तो आप लिखेंगे कि डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं,
पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। फिर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अभी तक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मैसेज हमको। किन्हीं को कोई दिक्कत? देखिए एक मैसेज है, नो सर। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग सबसे पहले प्रेशर को समझेंगे, प्रेशर है क्या। इसके बाद वेपर प्रेशर को समझेंगे, इसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझेंगे, और फाइनली हम लोग क्या समझेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो प्रेशर किसको कहते हैं? ये आप सब लोग भली भांति जानते हो। जैसे जो लोग अभी 12 में थे इस बार, उन लोग पे प्रेशर 0, एग्जाम तो होना ही नहीं था, रिजल्ट आ गया, स्कूल वाले लोग सबका अच्छा मार्क्स देके भेजे हैं, तो लोग प्रेशर फ्री। अब क्लास 11th वाले लोग सोच रहे होंगे कि काश हम लोग के समय भी ऐसा ही हो जाता, पढ़ना नहीं पड़ता। क्या? तो ऐसे फिजिक्स में प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के बारे में कहा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल प्रेशर के बारे में फिजिक्स वाले सर बताएंगे। हम आपको प्रेशर के बारे में इतना ही बता रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। चलिए, हम लोग मेनली देखने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। मेनली क्या देखने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, देखिएगा, इसको समझिएगा, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि वेपर प्रेशर है क्या। देखो, समझोगे आप, एज्यूम करते हैं जैसे अभी बरसात का दिन है, बारिश हो रहा है। सर बारिश कहां से हो रहा होगा, तो आप सब कहते हो कि सर जो सरफेस पे वाटर है वो वेपोराइज होके ऊपर गया होगा और फिर कंडेंस होके क्या हो रहा है, वो बारिश के रूप में आप तक पहुंच। क्लियर है? एज्यूम करते हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा इसको। मेरे पास एक बर्तन था और इस पे ढक्कन लगा हुआ है। इस बर्तन को हम लोग क्या किए हैं, ढक दिए, और इसमें कोई ना कोई लिक्विड रखा हुआ था। कोई ना कोई लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ।
ठीक है। और यहां पे जहां पे रखे हैं, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए। और जब भी कभी केमिस्ट्री में याद करोगे, क्लास 11th में सिस्टम और सराउंडिंग पढ़े होगे, ये हमारे लिए बर्तन के अंदर क्या है, सिस्टम, अब बर्तन के बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो हमारा टोटल फोकस सिस्टम पे होगा। टोटल फोकस किस पे होगा, सिस्टम पे होगा। तो हम लोग के लिए जो सिस्टम है वो क्या है, ये बर्तन। ये बर्तन हमारे लिए क्या है, सिस्टम। इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं कि टेम्परेचर टी है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी। देखो प्रेशर और वेपर प्रेशर में अंतर है सर। प्रेशर और वेपर प्रेशर दो अलग अलग चीज है। यहां पे इस बर्तन का कुछ ना कुछ टेम्परेचर था और कुछ ना कुछ क्या था, प्रेशर। तो देखो चाहे जो भी टेम्परेचर आप रखे हो, हर टेम्परेचर पर लिक्विड जो है इवेपोराइज होता है। मतलब वेपर बन के धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। अब कहोगे नहीं सर हमारे यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, तो हम तुरंत एक कहेंगे कि सर फर्श पे थोड़ा सा पानी गिर जाए तो सूख जाता है कि नहीं, या गीला कपड़ा आप डालते हो धूप में या कहीं पे, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि वहां पे जो लिक्विड था उसके अंदर जो पानी था वो सब इवेपोराइज हो गया, वेपर बन के क्या हो गया, उड़ गया। 100 डिग्री सेल्सियस तो उसका टेम्परेचर नहीं हुआ। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपोराइजेशन होता तो समुद्र किनारे जो रहते हैं लोग, उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाता। 100 डिग्री सेल्सियस पे मछलियां तो खौल जाती ना। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा था कि लिक्विड धीरे धीरे क्या हो रहा था, वेपर बन के ऊपर जा रहा था। क्लियर। इस घटना को हम लोग कहेंगे वेपोराइजेशन। इस घटना को क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। ये लिक्विड धीरे धीरे वेपर बन के कहां जा रहा था, ऊपर, बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बर्तन क्या है, बर्तन। और जैसे हर टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होता है, उसी हिसाब से, उसी ढंग से हर टेम्परेचर पे कंडेंसेशन की भी घटना होती है। तो जो वेपर यहाँ पे जो जमा हो रहा था, ये ऊपर में हम वेपर दिखाए हैं, ये वेपर जो जमा हो रहा था, ये धीरे धीरे वेपर क्या हो रहा है कि कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर है। जैसे वेपोराइजेशन हो रहा था, ठीक उसी प्रकार ये क्या हो रहा था, कंडेंसेशन भी हो रहा था। दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी, वेपोराइजेशन की एज वेल एज कंडेंसेशन की। क्लियर है। वेपोराइजेशन में क्या था, अगर कोई पूछे कि वेपोराइजेशन है क्या सर, तो लिक्विड जब कभी वेपर में कन्वर्ट करे, जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वेपर में, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। याद रखिएगा कि हर टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होता है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो वहां पे वेपोराइजेशन होता है। 0 केल्विन को छोड़ के, तो 0 केल्विन टेम्परेचर ही पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा कि हर टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होता है। क्लियर है। तो वेपोराइजेशन हो रहा था, लिक्विड किस में कन्वर्ट कर रहा था, वेपर में, और ठीक उसी समय वेपर भी किस में कन्वर्ट कर रहा था, लिक्विड में। ये भी हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है। ये शुरू में क्या हो रहा होगा कि वेपर कम होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, तो ये रेट थोड़ा इसका ज्यादा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद, चूंकि क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये दोनों घटनाएं हो रही हैं और कुछ समय के बाद ये इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेंगे। इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेंगे कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल। जिस रेट से वेपोराइजेशन हो रहा होगा, उसी रेट से क्या हो रहा होगा, कंडेंसेशन भी। मतलब
अगर 1 सेकेंड में मान के चलते हैं कि 1 सेकेंड में 10 ml लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा, 1 सेकेंड में कितना ml? 10 ml। तो उसी 1 सेकेंड में वेपर भी जो होगा वो 10 ml लिक्विड क्या कर रहा होगा? बना रहा होगा। इक्विलिब्रियम इसी को तो कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा उतना ही वेपर किसमें कन्वर्ट कर जा रहा होगा? लिक्विड में। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि ना तो ये लिक्विड का अमाउंट उस समय घट बढ़ रहा होगा और ना ही इस वेपर का, क्योंकि लिक्विड जिस रेट से कम हो रहा होगा उसी रेट से लिक्विड यहां पे क्या हो रहा होगा? बढ़ भी रहा होगा। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम पे अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम पे चला गया। इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? तो सर रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों का रेट क्या है? इक्वल है। जिस रेट से वेपोराइजेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा है। अब क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम होने के बाद लिक्विड का अमाउंट भी निश्चित हो गया और वेपर का अमाउंट भी क्या हो गया? निश्चित हो गया। उस समय इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जा रहा होगा। फिर से ध्यान देना, हम इक्विलिब्रियम को अटेंड करा दिए हैं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ना तो वेपर का अमाउंट चेंज हो रहा है और ना ही बोलोगे लिक्विड का। तो उस समय इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जा रहा होगा। उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है? अगर कोई पूछे कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं तो कहेंगे सर कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम वेपर के द्वारा लिक्विड पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर exerted by vapor on liquid is called vapor pressure। डन? इक्विलिब्रियम पे इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, आप इक्विलिब्रियम क्यों अटेंड कराए थे? क्योंकि इस वेपर, अगर सोचो इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या होता? ये वेपर के अमाउंट बढ़ता तो प्रेशर ज्यादा हो जाता, ये वेपर का अमाउंट कम होता तो प्रेशर कम होता। इसलिए हम इक्विलिब्रियम कर दिए कि ना तो अब इसका अमाउंट बढ़ना घटना है, ना इसका अमाउंट घटना बढ़ना। क्लियर है? वेपर प्रेशर क्या है समझ में आया? कि इक्विलिब्रियम पे वेपर के द्वारा लिक्विड पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर है? चलिए, वेपर प्रेशर जो है बाबू, थोड़ा वेपर प्रेशर के बारे में और जान लो। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यह हुआ वैसा प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता हो, वैसा प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता हो इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? वैसा प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो। जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको केमिस्ट्री आता है, ये तो आप मान रहे हो। अगर हम और मोटे हो जाएं तो क्या हमको केमिस्ट्री ज्यादा आने लगेगा क्या? या और पतले हो जाएं तो केमिस्ट्री हमको कम आने लगेगा क्या? हमारे साइज से केमिस्ट्री को कोई लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री इज माय इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हम मोटे हो जाए तब भी केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आएगा और पतले हो जाए तब भी केमिस्ट्री ज्यादा कम नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन वही जींस के साइज की बात करें, शर्ट के साइज की बात करें तो क्या होगा? मोटे हो जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, पतले हो जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब कभी प्रॉपर्टीज अगर अमाउंट पे डिपेंड करे
कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे वॉल्यूम, इस क्लासरूम का जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर रूम को आधा कर दे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, वैसा प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करें। इस रूम का जो टेम्परेचर है, अगर इस रूम को आधा कर दें तो क्या टेम्परेचर आधा हो जाएगा क्या? टेम्परेचर आधा नहीं होगा, टेम्परेचर जो है वही रहेगा। तो याद रखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता हो, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, वैसा प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो। क्लियर है? तो याद रखेंगे आप कि वेपर प्रेशर कैसा प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसा प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब वैसा प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 ml पानी हो तब, या 100 ml पानी हो तब, या 500 ml पानी हो तब, या 500 लीटर हो तब, उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का उसके अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है। आपके पास एक गिलास पानी हो, एक बाल्टी पानी हो, या एक ड्राम पानी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबका वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सब बातें याद रखना। दूसरा चीज, कंटेनर के शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। पानी किस चीज में रखे हैं, ग्लास में रखे हैं या कोई और चीज बीकर में रखे हैं या घड़ा में रखे हैं, पानी है, क्या अमाउंट है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। कैसा बर्तन में रखे हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? जो वेपर प्रेशर पानी का है वही रहेगा। क्लियर? तीसरा चीज याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्वांटिटी जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद या टेम्परेचर चेंज करने के बाद चेंज करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? क्या क्या मैं बताया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे बर्तन, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाए, सॉरी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और याद रखिएगा यहां पे टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, दिस इज टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर कुछ ऐसे बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो इधर इस एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अभी तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये हम लोग आज के क्लास में क्या देखे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखे और वेपर प्रेशर के बारे में देखिए। एक चीज और याद रखिएगा वेपर प्रेशर कि अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा। पानी है, पानी का कुछ और होगा। मिल्क है,
मिल्क का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, क्लियर है। अल्कोहल है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज कर जाएंगे। जैसे पानी है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कुछ और होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और होगा, ज्यादा हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। ये दो चीज आज हम समझाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरा चीज आपको हम बताए क्या चीज, वेपर प्रेशर। अगला दिन हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आप सबको आपके स्कूल में, जिस स्कूल में हो, वहां पे लिंक आपको भिजवा दिया जाएगा। चलिए आज इतना ही, थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए, थैंक यू। इनवाइटिंग फॉर ऑल।